त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रौ शनिराहुकेतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः बहुत स्वागत है। और दर्शकों की भारी डिमांड पे सुप्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर श्री नितिन कश्यप जी से एक बार साक्षात्कार का मौका मिला। आप सबों के बहुत सारे प्रश्न आए और उसमें से आज मैं कुछ चुनिंदा प्रश्नों को लेकर सर से डिस्कस करूंगी। वीडियो शुरू करूं इसके पहले मैं अपने सभी दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन हिट करें और कमेंट भी जरूर बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। आइए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करूं। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूं सर की कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बातें अपने दर्शकों की रख पाऊं। आपका स्वागत है सर। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। मुझे भी अच्छा लगा आपके जब सवाल आपने मुझे बताए इस तरह के आए, तो जो फीडबैक हमें हिना प्रसून जी के चैनल से मिला वो बहुत अच्छा था। तो आई होप पहले वाला जो वीडियो है वो भी आप देखें और उसमें जो क्वेरीज आई हैं वो भी बहुत अच्छी थी। तो कभी मौका मिलेगा उसको जरूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर के पहले वाले साक्षात्कार का लिंक दे दूंगी, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें और कमेंट करके हमें बताएं आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। बातचीत की शुरुआत सबसे पहले मैं सर से पूछना चाहूंगी कि सर हमारे जीवन का जो ध्येय है अल्टीमेटली यही है कि हम सभी एक भरपूर जीवन का आनंद लें, सुखपूर्वक हम अपने जीवन यात्रा को पूरी करें। तो इसके लिए बहुत लोगों ने लग्न को इम्पोर्टेंस दिया और बहुत सारे जानकारों और विशेषज्ञों का जो ज्योतिष पे रुचि रखते हैं उनका मानना है कि शुक्र की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर शुक्र हमारी कुंडली में अच्छे नक्षत्र में है तो जातक या जातिका अपने जीवन में बहुत सुखी रहते हैं और बिना किसी उतार चढ़ाव के अपने जीवन यात्रा को पूरी करते हैं। तो आप ये बताइए सर कि लग्न अच्छी स्थिति में होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या शुक्र का? सवाल बहुत रोचक है वैसे तो, कि शुक्र को इम्पोर्टेंस दे या लग्नेश को। और शुक्र वाले जो आपने कहा शुक्र को जो सपोर्ट करते हैं कि शुक्र जीवन में अगर अच्छा है, कुंडली में अच्छे नक्षत्र में है, अच्छी राशि में है तो बेहतर परिणाम देता है। ये बात सही है। इसका उत्तर जानना हो तो मुझे लगता है कि हम नारद पुराण की जो श्लोक है उस पर जा सकते हैं। नारद पुराण में कहा गया था कि सुख का कारक शुक्र है। तो अगर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, मटेरियलिस्टिक सुखी रहना चाहता है कि एंजॉय कर रहा है वो अपनी जिंदगी, सारे कंफर्ट मिल रहे हैं, जैसा कि आज की दुनिया में अधिकतर लोग अपेक्षा करते हैं कि अगर जिंदगी तो तभी अच्छी है जब सारे रिसोर्सेस संसाधनों से संपूर्ण हो। उस केस में डेफिनेटली वीनस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां तक बात है लग्नाधिपति की, लग्नाधिपति और लग्न यदि शुभ स्थिति में है तो वो संतुष्टि को और अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर कोई व्यक्ति, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि किसी का अगर शुक्र कमजोर है, अच्छे नक्षत्र में नहीं है, लेकिन लग्नाधिपति अच्छा है, तो जीवन में जो मिला है उसमें संतुष्टि और उसको एंजॉय कर सकता है। ठीक है। शुक्र का बली होना संसाधनों की वृद्धि और सुख की वृद्धि करता है। जी। तो अगर कोई आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है, कोई स्पिरिचुअल पथ पे आगे जाना चाहता है, उसमें तो लग्नेश की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। ओके सर। ठीक है। तो इन दोनों में अंतर यही है, सुख होना और संतुष्ट होना, इन दोनों का फर्क है लग्नेश में शुक्र। सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जीवन में उन्होंने बहुत कम अचीव किया, बहुत कम उनकी बाइंग कैपेसिटी या फाइनेंशियल स्टेटस बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत संतुष्ट और सुखी हैं। तो क्या यहाँ पे वो लग्नेश का रोल रहेगा या शुक्र का? जी बिल्कुल लग्नेश दुनिया की नजर में हो सकता है बहुत साधारण वो हो, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं सर? नहीं देखिए, आपने अभी जिक्र किया कि शुक्र अच्छे नक्षत्रों में हो। जी। कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो कि जिन्हें हम आध्यात्म से जोड़ के देख सकते हैं, जैसे रेवती है, आपका धनिष्ठा है, उत्तरा भाद्रपदा है। तो अगर शुक्र आपका उन नक्षत्रों में है तो जो आपने कहा कम में भी आनंदित हो रहे हैं कि अरे जो मिला है उसको थॉरोली एंजॉय कर रहे हैं।
और अगर शुक्र ऐसे नक्षत्र में जो है जो मेटेलिस्टिक भी है यानी राजसिक भी है जी। और वहां शुक्र बली भी हो रहा है ओके। तो पैसा खूब है और उसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी। अगर ये दोनों कंडीशन नहीं है, ऐसे हाँ। नक्षत्र में है जहां पे वो पीड़ित भी हो रहा है और जी। साथ ही साथ में वो तामसिक या ऐसे सात्विक नक्षत्र में, ओके। तो फिर वहां पर हमें ये प्रॉब्लम आती है जो मैंने अभी कहा कि रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। अच्छा। मुख्यतः जैसे बात फिर मुद्दे की आती है कि अगर लग्नाधिपति ऐसी स्थिति में है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करके संतुष्ट है हाँ। तो उसको हम अच्छा लेते हैं। तो लग्नेश की महत्ता कंपेरेटिवली ज्यादा ज्यादा है। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। चलती हूँ अपने दूसरे प्रश्न पे कि पाश्चात्य ज्योतिष और वैदिक ज्योतिष के चाहे कितने भी प्रकार हो, ब्रांचेस हो सर, फलित तो सबका सेम आना चाहिए। राइट। तो लेकिन जैसे हम लोग वैदिक ज्योतिष में सप्तम दृष्टि को बोलते हैं, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है प्लैनेट, और सीधी दृष्टि है उसे अच्छा मानते हैं, और पाश्चात्य में किसी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में उसको अपोजिशन ही बोलते हैं। राइट। तो क्या दोनों के अगर हम दो मेथड से फलित करते हैं तो डिफरेंट आएगा प्रेडिक्शन? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात बोली। मुझे याद है इनिशियल डेज में जी। जब मैंने पहले एक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर को सुना, एक लेडी थी जर्मनी से, जी जी। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट से परिचय मेरा उन्होंने करवाया। जी। शी सेड कि अगर 180 डिग्री पर यानी किसी भाव से उसका स्वामी सातवें जाके बैठेगा हाँ। तो वो खराब है। ओके। तो आप सोचिए कि आपकी ग्रूमिंग ऐसे हुई है कि आपने पढ़ा था कि भाव पर भावेश की दृष्टि अच्छी है। अच्छी है। अब अचानक से कोई आके हाँ। बोलेगा ये खराब है तो जी। विश्वास नहीं होता, हमें लगता है जी। नहीं आता ही नहीं है कुछ, हम जो हाँ। बोल रहे हैं वो सही है। लेकिन अब क्योंकि बात रखी है, बड़े मंच पर रखी है, तो लगा कि लगा के देखना चाहिए। हाँ। तो लगाई तो परिणाम भी मिला। जी। फिर लगा कि क्या हम गलत थे, हाँ। हम दृष्टि को अच्छा ले रहे थे। तो और आपने भी ये कहा कि दो अलग अलग विधाएं हैं लेकिन मिलना तो एक ही जगह चाहिए, अगर वो Predictions तो दोनों सेम होनी चाहिए। जी। अंतर क्या है दोनों में, मैं वो आपको बताता जी हूँ। जी। भाव पर भावेश की दृष्टि उस भाव के फल की प्राप्ति को इंगित करती है। किसी भाव को उसका मालिक देख रहा है तो हम कहेंगे अब नहीं, कुछ टाइम में बाद आपको हाँ। वो चीज मिल जाएगी। जी। लेकिन जो ये 180 डिग्री वाली एस्पेक्ट है, जो आप कहते हैं कि हम ऑपोजिशन जिसे बोला जाता जी। है, वो विद स्ट्रगल वो चीज देती है। वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे एक। हाँ। दूसरा, अगर आप दशा अंतर्दशा की बात करें, जी जी। जब कभी भी आमने सामने बैठे ग्रहों की दशा अंतर्दशा होती है तो हम बोलते हैं वहां आपको अपोज किया जाएगा। अपोजिशन जो वर्ड है जी जी। कि आपकी किसी भी प्लैनेट की दशा है, अगर दो प्लैनेट आमने सामने है वो दशा है, हाँ। तो आप अंतर्द्वंद से अपने आप को ही अपोज कर रहे हैं कि ये करूं कि नहीं करूं, ये अच्छा, निर्णय वो लूं या दुविधा नहीं, में दुविधा में जाते जाने हैं। वाले जी, हैं। जी। और अभी कल की बात है, एक चार्ट आया था जिसमें हमने कहा अब आपके ऑफिस में आपको अपोजिशन फेस कर रहे होंगे क्योंकि दशानाथ और अंतर्दशानाथ दे वर 1/7 फ्रॉम ईच अदर, 1/7 from each other। वही अपोजिशन। तो जी। वो परिणाम उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ अभी हमारे स्थिति अच्छी नहीं चल रही है। अच्छा। तो ये केवल वहां नहीं, ताजिक में भी ये कहा जाता है कि सातवीं दृष्टि को शुभ नहीं लेते। तो कुल मिला के मेरा मानना ये है, जो मेरे अनुभव में आया, कि सप्तम दृष्टि किसी भाव के स्वामी की भाव पर आ रही है तो प्राप्त होगा पर विलंब से, और अगर दो ग्रह आमने सामने हैं तो वहां पर उनकी दशा अंतर्दशा में जरूर आपको अपोजिशन जो वर्ड है फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर जैसे हमारी जो इस जन्म की कुंडली होती है वो पिछले कई जन्मों का सार होता है, जो हमने कर्म किया उस हिसाब से परमात्मा उसी समय जन्म देते हैं कि आपको आगे की यात्रा में आप वो सूटेबल रहे आपके लिए। तो अगर सब कुछ पहले से तय है तो हमारे कर्मों की क्या महत्ता है, और क्या फ्री विल, जैसे हम सुनते हैं कि फ्री विल भी हमें कुछ परसेंटेज में मिला होता है और फिर कुछ चीज प्रारब्ध में लिखी होती है, तो इसको कैसे सर ज्योतिष की मदद से हम कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका सरल करके हम समझ सकते हैं? सरल करके समझना है। और डेस्टिनी और फ्री विल की हम बात करें, जी देखिए हम ये पढ़ते हैं कि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि ऐसी है जो जिसको परमात्मा ने निर्णय लेने की शक्ति दी है। जी जी। राइट। एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है कि अगर घर में जब चूहे ज्यादा हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि पनीर का टुकड़ा एक पिंजरे में लगा के उनके लिए रख देते हैं जी। और चूहा वहां आएगा और हमें पता है वो ट्रैप होगा और उसको हम जो भी है बाहर फेंकाएंगे। जी।
अब वो कितनी बार उसके एक्सपीरियंसेस ये रहे होंगे, तब उसके बावजूद अगली बार वो फिर वही हरकत करेगा। जी। यानी उसके पास फ्री विल नहीं है, उसके उस एनवायरनमेंट में उसने वही रिएक्ट करना है। लेकिन इंसान एक ऐसा है कि उस टुकड़े को देख के सोच सकता है कि मुझे जानना है कि पिछली बार क्या हुआ था। जी जी। तो अब इसका अर्थ है ये फ्री विल जो अभी हम कह रहे हैं कि आपको जो परिस्थितियां मिली है वो डेस्टिनी ने निर्धारित की है। ठीक है। वो पनीर का टुकड़ा वहां लगा हुआ है, डेस्टिनी ने निर्धारित किया है। आप उसको ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, संयम बरत रहे हैं या आप दौड़ के जा रहे हैं, जी, वो जी, फ्री विल आपके हाथ में। तो कहने का अर्थ ये है कि हाँ, फ्री विल बहुत रोल प्ले करती है। एस्ट्रोलॉजी या कुंडली हमें ये बता देती है कि इस जीवन में किन किन तरह की परिस्थितियों का आप सामना करने वाले हैं। अच्छा, और आपका नैसर्गिक स्वभाव ये है। जी। अब फाइनल डिसीजन जो लेना है उस परिस्थिति के अनुरूप वो आप ही ने लेना है। तो फ्री विल तो डेफिनेटली काम करती है। तो सर यहाँ पे मुझे लगता है कि लग्नेश का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी वो फ्री विल को एक्सरसाइज कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, आप सही कह रहे हैं। सूर्य जो आत्मा का कारक है वो, हाँ। और लग्न अधिपति, अगर ये दोनों में जान है तो वो इसको समझकर प्लान कर सकते हैं, निर्णय लेंगे। राइट राइट। सर जैसे हम वैदिक ज्योतिष की बात कर रहे हैं, इसमें 9 ग्रहों की चर्चा होती है, और अगर पूरी कुंडली को हम 100% मानते हैं और ये 9 ग्रहों से हम उसको डिवाइड करते हैं, तो जो इक्वल आएगा परसेंटेज, वैसा सभी इन 9 ग्रहों की महत्ता नहीं है। जो 2 हमारे लूनरीज हैं, चंद्रमा और सूर्य, इनको कहा जाता है कि ये आपकी कुंडली के 35 से 40% वो बोझ को उठाते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस इसी हिसाब से रहती है, और बाकी बचे हुए 60% में 7 ग्रह आते हैं। तो ऐसा क्यों है सर? पहले तो आपने जो बात कही, यही दुविधा कि सभी ग्रहों को बराबर अंक दिए जाते हैं। हाँ। अष्टक वर्ग में स्पेशली ये दिया जाता है, तो ये फील आता था कि सूर्य चंद्रमा भाई ये तो इम्पोर्टेंट है, हमने ये पढ़ा है। और इसके कई उदाहरण हमें मिलते हैं। पहला उदाहरण ये मिलता है कि सूर्य चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, किसी और ग्रह को नहीं बोला गया, तो यानी सूर्य चंद्रमा कुछ खास है। एक दूसरा, अगर हम षडबल में नैसर्गिक बल गणना करते हैं तो हमें कहा जाता है सूर्य सबसे ज्यादा बली, उसके बाद चंद्रमा, उसके बाद शुक्र, फिर गुरु, ऐसे करके लिस्ट आती है। तो वहां पर भी आपने इन दोनों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। और तीसरी बात, ल्यूमिनरीज है ये, कंपेयर टू अदर, वो हमें इतने अच्छे से नजर नहीं आते जितने ये दोनों नजर आते हैं। ठीक है। अब जब हम पढ़ते थे और मैंने जो सीखा है वो ये है कि एक थ्योरी होती है इफेक्टर और रिसेप्टर की। रिसीव करने वाला कि जो प्रभाव पड़ रहा है उसके हिसाब से आचरण करने वाले रिसेप्टर होते हैं। हमारी कुंडली में सूर्य चंद्रमा रिसेप्टर है, क्योंकि वो आत्मा और मन का कारक है। और जो बाकी 5 ग्रह बच गए, अगर मैं राहु केतु को अभी ना लूं, वो 5 जो हमारे आप कहते हैं कि काम, क्रोध, इन सब 5 गुणों को या हाँ इन सब को वो रिप्रेजेंट करते हैं। अब इनका प्रभाव जैसे वो हमारे चंद्रमा या सूर्य पर आता है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली ये बात बिल्कुल सही है जो अभी आपने कही कि कुंडली में सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश, इनकी इंपॉर्टेंस कंपेयर नहीं की जा सकती बाकी ग्रहों से। 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाद में वही आपने जैसे कहा, ये 3 जो बाकी बच गए वो इफेक्टर की तरह उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो हमें ये फर्क समझना चाहिए कभी भी कुंडली देखें तो, कि बस सभी ग्रहों को एक जैसा देखना ये बेवकूफी होगी। सूर्य चंद्रमा को ग्रंथों में स्पेशल इंपॉर्टेंस दी गई है और हमें उसका विचार जरूर करना चाहिए। सर ये बहुत ही गूढ़ विषय था, और सच में जैसा मैंने कहा कि सरल करके बताइए सर, आपने बहुत सरल करके बताया। सर जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की हम बात करें तो आत्मकारक ग्रह का कॉन्सेप्ट है, और उसमें सबसे ज्यादा डिग्री जिस आपकी कुंडली में जिस ग्रह को है उसको आत्मकारक मानते हैं। और अगर हम वैदिक ज्योतिष की बात करें तो उसको वृद्धावस्था मान जाइए कि बुध अगर 27 डिग्री पे है मेरी कुंडली में, तो वृद्धावस्था का निर्बल माना जाता है। तो कैसे तदात्म कैसे बैठाते हैं सर, सच्चाई क्या है? फिर अगेन यहाँ पर ये लगता है कि 2 अलग अलग शाखाएं, 2 अलग अलग फलित, और अब हम कहाँ जाए, किस रास्ते जाए, कौन सही है कौन गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पहले तो ये समझते हैं कि किसी भी किताब में ये नहीं कहा गया कि आत्मकारक जो आपने कहा वो आत्मकारक महत्वपूर्ण प्लैनेट है विदाउट अ डाउट, पर वो बली है ये नहीं कहा गया।
अच्छा। क्या कहते हैं कि आपका आत्म कारक ये निर्धारित करेगा कि आपका नैसर्गिक स्वभाव कैसा होगा, आपका आचरण कैसा होगा, आपकी आत्मा में किस तरह के गुणधर्म आएंगे। उसके लिए फिर हम देखते हैं कि वो आत्म कारक किस राशि में है, और क्योंकि यहाँ पर हम जेमिनी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं तो वही जेमिनी के आधार पे दृष्टियां और किस राशि में ज्यादा ग्रह बैठे उसके आधार पे हम फलित कर रहे हैं। ठीक है। जहां हमने ज्यादा डिग्री पर वृद्धावस्था की बात की कि ये तो ज्यादा डिग्री वाला वृद्धावस्था हो गया, वहां पे हम बल और निर्बलता की बात कर रहे हैं। अच्छा। हम वहां पे इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं वो बली है या निर्बल है। जी। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। और देखिए हम सब जानते हैं कि द्विस्वभाव राशि में अगर कोई ग्रह 26 डिग्री से ऊपर का बैठा हो तो वो वर्गोत्तम हो जाता है, यानी कि जन्म कुंडली और नवांश में दोनों जगह सेम राशि का हो जाता है। उस आधार पर तो भाई जो ज्यादा डिग्री का ग्रह है वो बली होना चाहिए। फिर एक और बात, कुछ ग्रह हैं जैसे मंगल, शुक्र, जो बहुत ज्यादा डिग्री पर उच्च होते हैं, 27 पर 28 पर। अगर फिर वही वृद्धावस्था वाला कॉन्सेप्ट लगाए तो वो क्यों होते हैं वहां पर, वो भी नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सर। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो वृद्धावस्था और ये जो तरुण अवस्था वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एज इट इज वर्क नहीं करता। अच्छा। हमें वो ग्रह किस राशि किस नवांश उसको देखते हुए बात करनी पड़ेगी, बहुत समग्र तौर पे वो विश्लेषण करना होगा किस राशि का है। बिल्कुल सर। एक कंफ्यूजन रहता है बहुत लोगों में कि उपचय भाव, त्रिक भाव, दुस्थान वही 4 भावों का खेल है सर, लेकिन फिर कैसे ये क्या डिफरेंस है इन तीनों नॉमेनक्लेचर में, ये जो इनका नामकरण हुआ है क्या आधार है? और जैसे षष्ठम भाव की बात करें तो ये तीनों में आते हैं, त्रिक भाव भी है, दुस्थान भी है और उपचय भाव भी है, त्रिषडाय जिसको बोलते हैं सर। तो एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए, और षष्ठम का इसमें क्या रोल है वो भी बता दीजिए सर। राइट। देखिए अगर हम शब्दों पर जाएं तो 3, 6, 11 भाव को त्रिषडाय भाव बोलते हैं। त्रिषडाय भाव ये दिखाते हैं कि हमारी इच्छाएं इस जीवन में क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी। 3, 6, 11 में 2 तो काम त्रिकोण में आ गए, तीसरा और 11। छठा जो भाव है वो हमारे संघर्षों का है, हम जानते हैं। तो जब 3, 6, 11 की बात होती है, केवल 3, 6, 11 की, तो हम बोलते हैं वो एक मुझे याद है दूरदर्शन पे बहुत साल पहले सीरियल आता था, मुंगेरी लाल के सपने, हसीन सपने। हाँ। तो उसमें क्या दिखाते थे कि वो एक कैरेक्टर था, वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता है। हाँ। बस उसको जिसके भी जो भी वो नेगेटिव फील कर रहा होता है, सपने में जाके उसको पीट देता है और कहानी खत्म हो जाती है, खुश हो जाता है। तो त्रिषडाय भाव वो सपने का ही खेल है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या होना चाहिए, वो है आपके पास एक्चुअली कुछ नहीं। वो सपना टूटने के बाद आपको दर्द होगा। जब उस त्रिषडाय भाव में 10वां घर ऐड कर देते हैं तो वो उपचय हो जाता है। अच्छा। अब 10वां घर हम जानते हैं हमारे कर्मों का कर्म स्थान। तो अगर हम कर्मों को ऐड कर रहे हैं तो अब उन सपने को पूरा करने के लिए हम कर्म कर रहे हैं, साकार होते हैं। बिल्कुल सही बात है, वो साकार होते हैं। तो भौतिक प्राप्ति के लिए, भौतिक जगत में उन्नति के लिए उपचय भाव की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। हमें अगर पत्रिका देनी, आप भी जानते हैं इस बात को कि किसी भी कुंडली में 3, 6, 10, 11 में क्रूर ग्रह अच्छे माने गए। उसका कारण यही है कि उन भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए आपके एफर्ट, आपका प्रयास बढ़ जाएगा। शुभ ग्रह वहां संतुष्टि देते हैं और क्रूर ग्रह वहां पे प्राप्ति की लालसा को और बढ़ा देते हैं, उसको प्रदीप्त करते हैं। फिर आई बात 6, 8 और 12 भाव की, जिन्हें हम त्रिक स्थान या दुस्थान कहते हैं। इन भावों में भी वैसे तो तीनों में अपना अलग अलग अंतर है। और छठा घर जिसकी अभी आपने बात करी, छठा घर कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण स्थान में से एक है। अच्छा। हाँ जी। इसका मैं आपको अगर अष्टक वर्ग के द्वारा बताऊं तो अष्टक वर्ग में आइडियली जितने पॉइंट बताए गए अलग अलग घरों भावों में, उसमें अगर मैं गलत नहीं तो 34 या 36 बिंदु उन्होंने ऋषि ने कहा कि छठे घर में होने चाहिए। ठीक है। जो अष्टक वर्ग की जानकारी नहीं रखते, अष्टक वर्ग एक गोचर का देखने का तरीका होता है, तो उसमें बताया गया कि छठे भाव में ज्यादा बिंदु अच्छी बात है। तो लगा कि ऐसा छठे घर में ज्यादा बिंदु क्यों अच्छा है। बल्कि कल हम जब मिले थे मैं और हिना जी, तो हम 2 पत्रिकाओं पे चर्चा कर रहे थे, जिन दोनों पत्रिकाओं में लग्नेश छठे में था। और दोनों ने अपने जीवन में मेहनत से और संघर्ष करके परीक्षाएं पास की और अपनी उच्च स्थान पर पहुंचे। तो यानी कि वो छठा का तो बुरा नहीं रहा, राइट।
तो मैं एक वो श्लोक भी बोलता हूँ बृहत पराशर शास्त्र का, जी। जिसमें लिखा है लग्नेशे सहजे षष्ठे सिंह तुल्य पराक्रमी। जी। तो जिसका अर्थ ये है कि अगर लग्न का स्वामी तीसरे या छठे में तो बहुत फायदा होता है। तो मैं जैसा नॉर्मली मैं लोगों को सुनते हुए या बोलते हुए देखता हूँ कि छठा घर खराब है, छठा घर खराब है। छठा घर बिल्कुल खराब नहीं है। हाँ। छठा घर बस संघर्षों को दिखाता है। अगर आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं तो ये कुंडली आपकी बहुत अच्छी है। अच्छा। एक और छोटी सी बात इसके बाद हम इसको, Please, क्योंकि ये please. बहुत लंबा टॉपिक है, आपने पूछा है, छेड़ा है, तो जितना हो नहीं, सकता है नहीं, सर, उसको आप बताएं। राइट। दूसरी बात यह है कि छठे के साथ अगर 8वां या 12वां इनके स्वामी कनेक्टेड है, ठीक है, तो उन संघर्षों का रिजल्ट लॉस में जा रहा है। ओके। भाई 12वां घर क्या है? व्यय का है। व्यय का है। 8वां घर लॉस का है। हाँ। आपने एफर्ट भी किए, क्योंकि छठा घर एफर्ट को दिखा रहा है, हाँ। और प्राप्त क्या हुआ? लॉस। तो ये बुरा हो गया कि अरे यार ये तो दुस्थान हो गए। हाँ। अच्छा करने के बाद भी नहीं मिला। जी बिल्कुल। राइट। इससे बेहतर तो होता हम प्रयास ही नहीं करते। सही तो है। छठा घर प्रयास का है, और अगर उसका अंततोगत्वा आपको व्यय हो गया या आपका नुकसान हो गया, तो हमने कह दिया ये तो दुस्थान है, अब इनको छोड़ दीजिए। ओके। लेकिन जब आपने छठे को 10वें 11वें से जोड़ा, हाँ। जिससे हम उपचय कहते हैं, तब आप कहते हैं उन प्रयासों से और उस कर्मों से मैंने आय प्राप्त करी, मैंने सफलता कमाया मिली। है, सफलता मिली। जी जी। तो छठा घर इस वजह से काफी महत्वपूर्ण है। उसके हाँ। साथ कौन साथ बैठ रहा है, किसकी युक्ति है, वो बताएगी जीवन में आपके प्रयास सही डायरेक्शन में है या गलत। और सर ये विपरीत राशियों में जैसे आपने कहा कि षष्टम का स्वामी अगर चला जाता है हाँ। अष्टम में, तो हाँ। ये थोड़ा प्रयास का आपके मतलब वो फलीभूत नहीं होते हैं आपके राइट प्रयास। राइट राइट। अब हाँ, आप पूरा कीजिए, फिर मैं बताता जी, हूँ। यही तो मैं फिर विपरीत राशियों का क्या कॉन्सेप्ट है सर? राइट। विपरीत राजयोग में हम क्या कहते हैं कि छठे का स्वामी अष्टम में यदि पीड़ित हो रहा है, अच्छा। अष्टम में यदि पीड़ित हो रहा है, तो ये विपरीत राजयोग बना रहा है। ओके। अब यानी आपके प्रयास का जो स्वामी है हाँ। लॉस हाउस में, वो पीड़ित हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी प्रयास कम हो रहे हैं। और अगर प्रयास बिना प्रयासों की चीजें मिल रही है, तो यही विपरीत राजयोग है। ओके। भाई आपने एफर्ट करके कमाया है, तो वो नॉर्मल राजयोग तो है। normal तो भैया है। आपने हाँ। किया था, आपको मिला है। जी जी। विपरीत परिस्थितियों में कि मैं उसको डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मुझे मिल रहा है, या जब सब उम्मीद छोड़ बैठे तब मुझे मिला, वो विपरीत राजयोग है। ओके। इसको ऐसे देख सकते हैं। सर एक बहुत बेसिक सा एक बहुत बेसिक प्रश्न है सर कि जैसे कुछ लग्नों में योग कारक ग्रह को हम मानते हैं कि जैसे कर्क में या सिंह लग्न की पत्रिका में मंगल को योग कारक मानते हैं, और बहुत सारे ऐसे लग्न होते हैं जहाँ पे कोई योग कारक ग्रह नहीं होते हैं। तो ऐसे जातकों का पूछना है कि हमारे जीवन में क्या कोई कमी रह जाती है, कोई डिफिशियंसी रह जाती है कि मुझे योग कारक प्लैनेट नहीं मिला। इसको कैसे फलित करते हैं? क्या भाग्य में कमी पाई जाती है जातक या जातिका के? अच्छा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात तो आपकी कुछ हद तक सही है। लोगों के दिमाग में सवाल आता है, हमसे भी पूछते हैं कि सर आप उसकी कुंडली में तो कह देते हो योग कारक, मेरी कुंडली का क्या करेंगे, मेरे तो कोई भी नहीं है। हाँ। तो उत्तर इसका ये है कि ज्योतिषी के लिए योग कारक कॉन्सेप्ट हेल्पफुल है चार्ट एनालाइज करने में। ठीक है। कैसे? योग कारक का अर्थ है कि कुंडली के दो अच्छे भावों का स्वामी एक ही ग्रह बने, केंद्र और त्रिकोण का। जैसे कि 6 लग्नों में ऐसा होता है, शुक्र के लग्नों में, शनि के लग्नों में, और ल्यूमिनरीज यानी सूर्य चंद्रमा के। ठीक है जी। तो उनमें ये योग बनता है। अब क्या है कि आपने 2 महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो, 2 अपनी कुंडली के बहुत अच्छे घर एक ग्रह को दे दिए। ठीक है। अब अगर परमात्मा की कृपा से वो ग्रह बली हो गया, तो हमने कहा कुंडली तो अपलिफ्ट हो गई, क्योंकि आपके दोनों घर साथ में बढ़िया हो गए, बूस्टर मिल गया जी। वही एक नॉर्मल चार्ट में जिसमें योग कारक का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिनमें सारे द्विस्वभाव लगन आते हैं, राइट। तो अगर वो नहीं है ऐसा उस केस में, तो वहां पे क्या होता है कि एक प्लैनेट को 2 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं मिले, 2 अलग अलग ग्रहों को मिले। अच्छा, अब उन दोनों के बली होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है, राइट। कि दोनों ही अच्छे बैठे हो, तो लगता है यार ये तो नुकसान है हमारा, उनका तो फायदा हो गया। पर इसका दूसरा पक्ष भी समझिए। अगर आपका योग कारक कोई ग्रह है और वो पीड़ित है, तो आपके दोनों घर साथ में गए। और अगर दूसरे लगन में देखें तो 2 घर पीड़ित होने के लिए अलग अलग 2 ग्रहों को पीड़ित होना पड़ेगा, तो उसकी संभावना भी कम हो गई। तो ऐसा नहीं है कि जिनकी कुंडली में योग कारक नहीं होता कोई, तो वो उन्नति नहीं करते। हमारे पास एग्जाम्पल है स्वामी विवेकानंद जी का, धीरूभाई अंबानी का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनका भी धनु लग्न है, या और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसा। बिल गेट्स के चार्ट में उनका कोई योग कारक नहीं है, ऐसे कहने के लिए।
मिथुन लगन की कुंडली है और पंचम में उनका तुला राशि में शनि शुक्र दोनों बैठे हैं। एनीवे, तो मुद्दे की बात पर आते हैं। तो हमें क्या है, वहां पे आपकी ताकत दो भागों में बंटने की वजह से योग कारक वाला कॉन्सेप्ट तो हट गया, लेकिन नुकसान होने की संभावनाएं भी कम हो गई। आप अब से जब भी कोई ऐसी बात कहेगा कि मेरी कुंडली में योग कारक नहीं, मैं ये वाला पॉइंट जरूर बताने वाली हूँ सर। अच्छा, बहुत लोगों के सर कुंडली में मैंने देखा है कि लग्नेश राहु केतु एक्सिस अक्ष पे आते हैं और राहु केतु को लेके इतनी भ्रांतियां फैली हैं लोगों में, डर है, भय रहता है कि मेरे लग्नेश तो चले गए, अब तो उस सी सौ में ऊपर नीचे होते रहेंगे, तो फिर इसको कैसे सर, क्या आप एक इतने बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, तो आपने जो इतनी सारी चार्ट्स आपने देखी होगी, तो आप क्या इसमें जीरो इन क्या करते हैं सर, क्या निष्कर्ष निकलता है? नहीं, जैसा अभी आपने कहा कि दो लग्नेश राहु केतु एक्सिस में हो तो क्या होता है। पहली बात, लग्नेश क्योंकि किसी के कोई नैसर्गिक गुणधर्म भी होंगे, वो बुध हो सकता है, वो शुक्र हो सकता है, वो बृहस्पति हो सकता है, तो हमें पहले तो ये निर्धारित करना होता है कि वो लग्नाधिपति कौन है। ठीक है। यदि वो लग्नाधिपति के गुणधर्म राहु से मैच खाते हैं और राहु या केतु से मैच खाते हैं और वो बली बैठा है ग्रह, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि आपको उन्हीं ग्रहों के गुणधर्म की वजह से दुनिया में नाम होगा। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, थोड़ी देर पहले ही हम एक अपने स्टूडेंट से डिस्कस चल रहा था, वो कह रहे कन्या लगन में बुध राहु लगन में किसी जातक। ठीक है। अब बुध उच्च का है और स्वराशि का है, वो राहु के साथ बैठा है, तो न केवल वो तीक्ष्ण बुद्धि है, बड़ी जल्दी सोच लेता है, लेकिन उसकी ये छवि पर्सोना, राहु केतु पर्सोना बनाने का काम ज्यादा अच्छे से करते हैं। कि भाई आपका वो छाया ग्रह है ना, तो छाया कितनी लंबी होगी, कितना प्रभाव आपके एरिया पे जाएगा, वो भी राहु केतु है। बहुत अच्छी बात है। तो वहां पर कोई परेशानी नहीं होती, वहां पे वो परिणाम अच्छा आता है। तो हमेशा ये राहु केतु आएंगे तो वो सीसॉ वाली जो कंडीशन है वो नहीं देखने को मिलती, अनटिल अनलेस वो लगन लग्नेश दोनों को प्रभावित करे और उसमें भी दोनों के गुणधर्म डिफरेंट हो। जैसे आपने गुरु चांडाल योग उस तरह डिफरेंट कैंप्स के हो, बिल्कुल। सर, बहुत सारे लोगों में चंद्र राशि और लग्न राशि एक ही होती है, मतलब लग्न में चंद्रमा होते हैं, तो क्या ऐसे जातक बहुत एक कंफर्टेबल लाइफ या किस तरह का चेंज, किस तरह की विशेषता पाई जाती है ऐसे जातकों में? विद ड्यू रिस्पेक्ट, किसी को हो सकता है बुरा लग जाए, मतलब दर्शकों को, लेकिन जब हम पढ़ते थे हमारे सर कहते थे कि ऐसा चार्ट बहुत खराब होता है। खराब होता है क्यों? जी। तो बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि चंद्रमा मन का कारक है जी, लग्न आपका शरीर है, ठीक है, जब ये दोनों एक ही जगह क्लब हो जाएंगे तो आपके जीवन में उतार चढ़ाव बड़े आएंगे। क्यों आएंगे? कारण उसका क्या है कि जो लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों से सेम भाव के स्वामी सेम ग्रह हो जाएंगे जी। और आपके वो कहते हैं सेकंड थॉट नहीं आएगी, एक जैसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा। आप देखिएगा कभी भी हम कुंडली का फलित करते हैं, हम क्या बोलते हैं, इस जातक की लग्न ये है और राशि ये है और दोनों के गुणधर्म को क्लब करके ये नेगेटिव ऐसा होगा। लेकिन अगर लग्न और राशि एक ही हो जाए तो वो काफी खराब बताया गया है। अच्छा। इसका मुझे याद है फलदीपिका में श्लोक में जो पूरी बात बताई गई उसमें क्या कहा गया कि लग्न में बैठा चंद्रमा अवसाद और बाकी काफी नेगेटिव चीजें बताई गई, उसका कारक बताया गया। और नीचे एक डिस्क्लेमर के साथ लाइन लिखी है कि मेष, वृषभ और कर्क, यदि आपका ये 3 लग्न है तो फिर भी इसकी संभावना कम रहेगी, अन्यथा इसकी संभावना लग्नों में स्थिति ये अच्छी नहीं मानी गई है। अच्छा। तो मैंने क्या पाया, जैसे अभी आपने कहा, उनकी लाइफ में जब चढ़ाव आएगा तो वो भी बहुत ऊपर जाएंगे, लेकिन जब बैठते हैं गिरते हैं तो बहुत नीचे तक चले जाते हैं वो चीज। सर, इससे मिलता जुलता एक दूसरा प्रश्न है कि अगर हमारे लग्नेश और हमारे राशि अलग अलग खेमों के, शत्रु खेमों के हो, तो फिर क्या डिफरेंस आता है सर लाइफ में? किस तरह से ये प्ले आउट करती है ये एनर्जी जो हमारे बर्थ चार्ट में रहती है? और जैसे कर्क लग्न हो और मकर राशि हो तो चंद्रमा और शनि बिल्कुल शत्रु हैं,
तो कैसे ये जातक में रिफ्लेक्ट होता है सर? देखिए, हमने अभी बात की कि लगन और राशि अलग अलग खेमे के हों। जी। खेमे मतलब ग्रहों को जैसे बांटा गया है कि हाँ। सूर्य, मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति एक खेमा है, शुक्र बुध शनि दूसरा खेमा है। जी। फिर आपने एक एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा, कर्क लगन और मकर राशि, जी। यानी 7वें घर में चंद्रमा बैठा है। 7वें। अब जातक कह रहा है कि मैं किसको कैसे, इस चार्ट को कैसे देखूं। जी। तो हम क्या करते हैं, हमेशा जिन दो राशियों का प्रभाव लगन और चंद्रमा पे है उनमें कॉमन पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है। अब जैसे कर्क और मकर की आपने बात करी, तो दोनों राशियां चर राशि है, ओके। मूवेबल साइन। जी। तो जब ये पत्रिका हाथ में आएगी और अगर थोड़े और योग ऐसे मिल जाए तो हम बोलेंगे जी आप अपने जीवन में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र ऐसे दौड़ते रहोगे। ठीक है। आपके कुंडली में लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपका दोनों ही चर में जा रहा है। जी जी। एक तो ये हो गया इसका जी। तरीका। मुश्किल हमें कहाँ आती है, मैं आपको बताऊं, जब कोई व्यक्ति पूछता है, मान लीजिए कि मेरा भाग्योदय कब होगा। अब कर्क लगन है, भाग्योदय, भाग्य भाव का स्वामी बृहस्पति बनता जी। है। और अगर मैं मकर लगन बनाता हूँ, हाँ। जहाँ पे उसकी चंद्रमा बैठा है, चंद्र राशि, जी। वहां से कन्या राशि, उसके कन्या नहीं बोला मैं, गलत बोल गया शायद, नहीं कन्या, हाँ बिल्कुल, कन्या राशि भाग्य स्थान में, यानी चंद्रमा से 9वें घर में आती है। 9वें घर में। जी। अब ठीक है जी, कन्या राशि आती है। हाँ। अब हमसे पूछा जा रहा है सवाल, हम कह रहे हैं गुरु को देखें या बुध को देखें, हाँ। क्योंकि तो दोनों अलग अलग खेमे जी। के हैं। तो ऐसे में ग्रहों के षडबल का इस्तेमाल करके हमें डिसाइड करते हैं कि हमें किस खेमे को प्राथमिकता देनी जी। है। मैं हिंदी का शब्द ढूंढ रहा था, आपके जितनी अच्छी हिंदी नहीं है, लेकिन वो मिल गया, चलो प्राथमिकता देनी है, तरजीह देनी है। हाँ। तो वो हमें षडबल से हेल्प करता है। पर ये चार्ट कॉम्प्लेक्स हो जाता है विदाउट अ डाउट। उस चार्ट को देखने में ये बड़ा सोचना पड़ता है कि क्या उपाय करवाएं, क्या रत्न पहनाएं, उसमें आसान नहीं है। और सर एक बहुत खुश मिजाज, बहुत हंसमुख सा जातक या जातिका क्या कॉम्बिनेशन लेके पैदा होते हैं कि वो फिर क्योंकि जीवन तो सुख दुख का एक खेल है सर, सबके जीवन में आता है उतार चढ़ाव, लेकिन कुछ लोग बहुत सेल थ्रू बहुत कंफर्टेबली करते हैं, बहुत ग्रेसफुली करते हैं। तो ये किस तरह का एक कॉम्बिनेशन उन लोगों की चार्ट में होता होगा कि हमेशा हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, जीवन के उतार चढ़ाव को अपने स्ट्राइड में लेना, कैसे संभव हो पाता है सर? देखिए, इस सवाल को हम 2-3 तरीके से देख सकते हैं। एक है प्रोफेशनली हंसमुख होना, कि आपका कार्यक्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर आपको एज अ कॉमेडियन काम करना है। जी। हम यहाँ पर फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे। हाँ। क्योंकि वो तो आपने ऑन स्क्रीन दिखाया और पता नहीं पीछे क्या पीछे आप क्या रो रहे हैं, हाँ, हाँ, वो कितनी तकलीफ में है। मेरा नाम जोकर का वो जी, सॉन्ग याद जी। आता है जब मदर उसकी एक्सपायर होती है। एनीवे, खैर अब मुद्दे पर आते हैं। तो आपने कहा व्यक्ति जो ओवरऑल हंसमुख रहता हो, जी। हंसमुख रहने के लिए लग्नाधिपति का ऐसी राशि में होना जरूरी है जो मित्र भी हो और सौम्य भी हो। मित्र भी हो और सौम्य भी हो, मतलब वो खुद भी कंफर्टेबल है वहां पर, और राशि के गुणधर्म में भी तनाव नहीं है। जी। तो वहां पे उस व्यक्ति में आपको ये चीज ज्यादा देखने को मिलेगी। अब हमारे पास सौम्य, जब मैं ये शब्द यूज करता हूं तो हमारे पास गुरु, बुध, शुक्र और चंद्रमा की राशि आ जाती है। ठीक है। अब अगर मेरे लग्न का स्वामी शुक्र, गुरु, बुध, इन तीनों में से किसी की राशि में मित्र राशि का है, बाकी 2 ग्रह देख लें, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन आ जाए, तो ये लगता है कि ये व्यक्ति सदैव प्रसन्न चित्त रहता है। जो हिंदी का एक शब्द है, हाँ। कि ठीक है सिचुएशन ऊपर नीचे होगी, लेकिन वो उसको लगेगा कि मैं ड्राइविंग मोड में, मेरे कंट्रोल में है चीजें। ओके। तो हंसमुख नेचर के लिए हम उसको देखते हैं। जी। इसके साथ एक और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है नक्षत्र के गुण, जिसमें चंद्रमा बैठा है। अच्छा। कई बार हम देखते हैं, कल ही एक पत्रिका आई थी जिसमें एक ऐसा नक्षत्र था, उनको मैंने ये बोला कि आप ना इनको दूसरे के अवगुणों को चेक करने वाले कार्य क्षेत्र में लगा दीजिए। ओके। तो वो बोले कि सर ये वही कर रहे हैं। मैंने कहा जी वही कर रहे हैं तो ये खुश रहेंगे, अगर ये किसी और कार्य में हुए तो इन्हें परेशानी आएगी। तो नक्षत्रों के गुणधर्म ये बताते हैं कि आपका नैसर्गिक स्वभाव क्या है। अच्छा। तो अगर बेसिक नेचर ही आपका दूसरे पे टीका टिप्पणी करना, नुक्ताचीनी करना है, तो वहां पर आप स्वयं भी प्रसन्न नहीं रहेंगे, दूसरे को भी नहीं करेंगे। तो कुल मिला के बात ये हुई, लग्नाधिपति का शुभ ग्रह की राशि में मित्र होकर जाना, अलॉन्ग विद इट अच्छे नक्षत्र का होना, ये दिखाता है कि व्यक्ति प्रसन्न चित्त रहेगा। सर, और हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनसे पहली बार ही मिलके बहुत अच्छा लगता है, बहुत तुरंत से एक कॉर्ड एस्टैब्लिश कर लेते हैं हम।
किसी से फोन पर भी बात करके बहुत मन में घृणा भर जाती है, वैमनस्य वाली फीलिंग आ जाती है। तो इसको कैसे सर, ये कोई पूर्व जन्म का बंधन रहता है कि आप किसी से बहुत लगाव, किसी से बहुत शत्रुता आप फील करते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन तो है ही कि आप पहली बार मिल रहे हैं और पहली बार मिलने पर ही आपको उस व्यक्ति के बिना बोले ही आपको उससे द्वेष आ रहा है कि हाँ। ये मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जी जी। ठीक है। और मिलना तो दूर, सिर्फ फोन पे भी बात करके हाँ। बहुत मन में खटास आ जाती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक, अच्छा मैं आपको एक चीज बड़ी इम्पोर्टेंट और अच्छी बताता हूँ। हाँ। प्रश्न शास्त्र में ये बताया जाता है, एक जगह मेथड बताया गया है जी। कि कब कब ज्योतिषी को हाँ। प्रश्नकर्ता का उत्तर नहीं देना चाहिए। हाँ। ठीक है। वो चंद्रमा जब वैसा हो हाँ। तो नहीं देना चाहिए। जी। Right. जी। आपने जो बता रहे हैं कि एक तो तरीका ये बताया गया कि रात्रि का समय हो और वगैरह वगैरह, वो जो पहले के टाइम पे जी। करते थे। दूसरा ये भी होता है कि अगर प्रश्नकर्ता की लगन कुंडली आप बना लें, ठीक जो है। आपके पास आए, जी। और आपका लग्नेश उससे 4-8-12 है, आपका लगन का स्वामी लगन ओके उससे ओके, 4-8-12, अच्छा ठीक है। तो अवॉइड कीजिए हाँ। उसको उत्तर देना, इन केस अगर बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। ओके। कहते ज्योतिषी के ऊपर भी असर पड़ेगा अगर बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना कि आपके बीच में बॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, जी। नो डाउट आपका काम अच्छा होगा तो बनेगी ही, जी। लेकिन उसके बावजूद कई बार वेमनस से अपने आप आपका आता है विदाउट एनी वैलिड रीजन। रीजन। हाँ। तो मैं ये शेयर करना चाह रहा हूँ कि हाँ, पहले तो ऋणानुबंधन होता है जी। कि भाई कौन किसके साथ अटैच हो पाएगा। हाँ। मैं 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको बताता हूँ कि यदि दोनों की चंद्र राशि समसप्तक हो, समसप्तक, ओके। जैसे मैं अगर मकर राशि का हूँ तो सामने वाला कर्क राशि कर्क का का हूँ, हूँ, जी। तो आपके कम गुण, आपके अवगुण उसके गुण हैं, उसके अवगुण आपके गुण हैं, अच्छा। तो वहां पे बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती है। ओके। ठीक है कि जैसे मैं एग्जांपल अगर कुंभ और सिंह का दूं, तो कुंभ वाला जहाँ सबमिसिव होगा, नॉलेजेबल होगा, जी। वो एनर्जेटिक होगा Aggressive और होगा। असर्टिव और एग्रेसिव हाँ, होगा। जी। तो जो यहाँ नहीं है वो वहां है, जो वहां नहीं है वो इसके पास है, तो जब दोनों Completeness आती है। कंप्लीटनेस आती जी। है। इसीलिए हर एक राशि की इंपॉर्टेंस है कि कौन किसके सामने क्यों पड़ी। ऐसा ही नहीं कि रैंडमली कोई भी किसी के आगे आ गई, वो उसका रीजन है कि आपकी कमियां उसकी खूबी बन जाएगी। जी जी। तो जो आपने कहा कि अगर वो क्वालिटी आ रही है तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ। एक वैमनस्य का भाव तब आता है जब आप दोनों का समान स्वभाव हो, अच्छा। समान तो भी? स्वभाव तो भी आता है। ओ। स्पेशली जो ये पाया जाता है अग्नि तत्व राशि, और उसमें भी सिंह में ज्यादा पाया जाता है। वो कहते हैं ना, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। जी। तो वैसे ही 2 सिंह, बली सिंह राशि वाले हाँ। लोग एक घर में एक साथ रहना बड़ी दिक्कत जंगल वाला का है। राजा कौन बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। आप, मैं यही कहूंगा जो हिना जी का ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अगर आप किसी ऐसे कपल को जानते हैं जिनका दोनों का लगन सिंह लगन है और सूर्य बली है, तो उनके घर की पारिवारिक स्थिति कैसी है, कैसा चल रहा है, वो मैं भी जानना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज आपने जो कहा, कनेक्शन है, डेफिनेटली कनेक्शन है, जी। और वो बिना बात करे भी और मतलब बिना ज्यादा इंटरेक्ट करे भी आपको फील होता है। हाँ, किसी से बहुत लगाव फील होता है, ज्यादा हमने मैं जानती नहीं, मिली नहीं, लेकिन फिर भी एक लगता है जैसे। राइट। एक सॉरी, बीच में मैं आपको रोक रहा नहीं, नहीं, please, हूँ। sir। अष्टक वर्ग में भी बताया गया है जी। कि आपके शुक्र के 7वें घर में कितने बिंदु हैं, अच्छा। तो आपको किस तरह के जीव के साथ लगाव फील होगा। ओके। वो आपको याद होगा जब हम कल बात कर रहे थे तो एक लेडी ने हमें कहा था कि पेट्स, अगर कोई जानवर के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, इंसान के साथ हो रहा है तो कम बुरा लगता है। मैं एक गिलास पानी पूछ लेती हूँ। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि जो आपने कहा लगाव किसी एक प्रति, किसी जानवर के प्रति, जी। किसी इंसान के प्रति, जी। वो कहीं ना कहीं ऋणानुबंधन को इंगित करता है। सर, आज आपने इतनी बातें की, इतनी अच्छी अच्छी जानकारियां दी, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और चलती हूँ, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपसे बहुत जल्दी एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।